मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 7 वर्ष बाद वो अचानक ही मेरे सामने आ खड़ा होगा। टिकट, उसने हाथ बढ़ाते हुए मुझसे पूछा। उसे देखते ही मैं चौंक पड़ी थी। चौंका तो वो भी था, किंतु जल्द ही सामान्य हो खाली बर्थ की तरफ देखते हुए उसने पूछा, और आपके साथ? मैं थोड़ा गर्व से बोली थी, जी मेरे पति किसी कारण से साथ नहीं आ सके। ये बच्चा आपके साथ है? उसने मेरे 5 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मेरा बेटा है, मैं उसी गर्व के साथ बोली थी। वो कुछ देर तक खड़ा रहा, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। उपेक्षित सा अपना मुंह खिड़की की तरफ फेर लिया। मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि नायब तहसीलदार की पोस्ट को तुच्छ समझने वाला कमलकांत वर्मा टीसी की नौकरी कैसे कर रहा है। बड़ी अजीब बात लग रही थी। कभी अपने उज्जवल भविष्य, अपनी जिद के लिए अपने प्यार को ठुकराने वाला, क्या अपनी जिंदगी से उसने समझौता कर लिया है? क्या ये वही आदमी है जिसे मैं लगभग 17 साल पहले पहली बार मिली थी? 10 वर्षों का साथ, ढेर सारे सपने, और फिर लगभग 7 वर्ष पहले आखिरी बार मिली थी। 17 साल पहले मेरे पापा का तबादला जबलपुर में हुआ था। आयकर विभाग में आयकर निरीक्षक की पोस्ट पर तरक्की हुई थी। नया नया माहौल था, एक अजनबी शहर, ना कोई परिचित, ना कोई मित्र। वो दिवाली का दिन था। अपने घर के बरामदे में ही मैं और मेरे दोनों छोटे भाई फुलझड़ी, अनार और चक्री जलाकर दिवाली मना रहे थे कि गेट पर एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। पहले तो मैंने सोचा कि राह चलते कोई रुक गया होगा, लेकिन जब वो काफी देर तक वहीं खड़ा रहा तो मैंने जाकर उससे पूछा था, जी कहिए आपको किससे मिलना है? मुझे देखकर वो नर्वस हो गया था। जी, वो आयकर विभाग वाले निगम जी का घर यही है? हाँ, क्यों? मैंने उसकी बात भी पूरी नहीं होने दी थी। जी, मैं ये प्रसाद लाया था। मुझे उनसे, वो रुक रुक कर बोला था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पापा से ही मिलवाने में भलाई समझी। उसने पापा को ही अपना परिचय दिया था। पापा के ऑफिस में कार्यरत वर्मा जी का बेटा था वो। वर्मा जी पापा के मातहत क्लर्क थे। वो लगभग 10 मिनट तक रुका था। माँ ने उसे प्रसाद और मिठाइयाँ दी, लेकिन वो प्लेट को छू तक नहीं रहा था। मैं उसके सामने बैठी थी। उसका लजाना सकुचाना बराबर चालू था। मैंने मन ही मन कहा था, लल्लू लाल, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैंने ही पूछा था। जी मैं, वो घबरा सा गया था। जी, हायर सेकेंड ईयर में। उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी। उसके बाद ना तो मैंने उससे कुछ पूछा और ना ही उसने मुझसे बात की। जाते जाते पापा से कह गया था, अंकल, आपको पापा ने कल लंच पर पूरे परिवार के साथ बुलाया है। पापा ने कुछ सोचते हुए कहा था, ठीक है, मैं वर्मा जी से फोन पर बात कर लूंगा, पर बेटा अभी कुछ निश्चिंत नहीं है। उसके जाते ही मम्मी पापा में बहस शुरू हो गई थी कि निमंत्रण स्वीकार करें या ना करें। पापा को ज्यादा मेलजोल पसंद नहीं था। पापा ने ही बताया था कि वर्मा जी बड़े ही प्रैक्टिकल इंसान हैं। कलम भर न फंसे शेष सब जायज है। पापा ठहरे ईमानदार, फेर बेर का संग कैसे निभे। पापा के साथ वर्मा जी की हालत नाजुक थी। पापा ना तो खाते थे, ना ही वर्मा जी को खाने का मौका मिलता था। पापा ने माँ को समझाया, देखो, ये निमंत्रण मुझे शीशे में उतारने का एक जरिया है। लेकिन माँ के तर्क के सामने पापा के विचार ज्यादा समय के लिए नहीं टिक पाते थे। इस अजनबी शहर में हमारा कौन है? आप तो दिन भर के लिए ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल, और मैं बचती हूँ। मैं कहाँ जाऊँ?
जब कहती थी कि कुछ ले देकर तबादला ग्वालियर करा लीजिए, तो उस समय भी यही ईमानदारी का भूत सवार था। मैं नहीं कहती कि ईमानदारी छोड़ दीजिए, लेकिन हर समय हर किसी पर शक करने का क्या फायदा। ऑफिस की बात ऑफिस तक ही रखिए, हो सकता है मुझे एक अच्छी सहेली मिल जाए। मम्मी की बात सही निकली, उन्हें एक अच्छी सहेली मिल गई थी। आंटी का स्वभाव बहुत ही सरल लगा था। हम बच्चों को देखकर तो वो खुशी से पागल सी हो रही थी। मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा था, कितनी प्यारी बेटी है, इसे तो मुझे दे दीजिए। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। बहन जी, जिस घर में एक बेटी ना हो वो घर घर नहीं होता। हम लोगों को बाद में पता चला कि उनकी कमल से बड़ी एक बेटी थी, जिसकी 3 से 4 साल पहले ही मृत्यु हुई थी। आंटी जी ने मुझे अपने हाथ से कौर खिलाए थे। मैं खा लूंगी ना आंटी जी, मैंने प्रतिरोध किया था और उन्होंने स्नेह से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, अपने हाथ से तो रोज ही खाती होगी, आज मेरे हाथ से खा ले बेटी। हम लोग लगभग 2 घंटे तक उनके घर में रुके थे। इस बीच मुझे कमल की सूरत तक देखने को नहीं मिली थी। मैंने सोचा था हो सकता है घर के बाहर हो। जब हम लोग चलने लगे तो अंकल और आंटी जी हमें छोड़ने गेट तक आए थे। अब आप लोग कब हमारे यहाँ आ रहे हैं? मम्मी ने पूछा था। आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहन जी, आंटी जी ने हंसते हुए कहा था। जब भी अपनी बेटी से मिलने का मन होगा आ जाऊंगी। हमारा घर पास में ही था, अतः पैदल ही हम सब चल पड़े थे। अनायास ही मेरी नजर उनके घर की तरफ गई थी तो देखा कमल खिड़की से हमें जाते हुए देख रहा था। जब तक उसके घर में थे तो जनाब बाहर ही नहीं आए और अब छिपकर दीदार कर रहे हैं। मेरे मुख से अचानक ही निकल गया था, लल्लू कहीं का। फिर तो आने जाने का सिलसिला सा शुरू हो गया था। दोनों घर के सदस्य एक दूसरे से घुल मिल गए थे। कमल का शर्माना सकुचाना अभी भी पूरी तरह से नहीं गया था। हाँ, पहले की अपेक्षा अब वो छिपता नहीं था, सामने आता और कभी कभी 2 से 4 बातें भी कर लेता था। आंटी जी का स्नेह तो मुझ पर सदैव ही बरसता रहता। छमाही परीक्षा में गणित में मेरे बहुत कम अंक आए थे। पापा कुछ परेशान से थे कि कहीं मैं सालाना परीक्षा में गणित में फेल ना हो जाऊं। यह बात जब आंटी जी तक पहुंची तो उन्होंने कहा था, इसे कमल गणित पढ़ा दिया करेगा। वो गणित से ही तो हायर सेकेंड ईयर कर रहा है और वैसे भी उसकी गणित बहुत अच्छी है। देख लीजिए, अगर स्नेह की समझ में ना आए तो फिर किसी दूसरे को रख लीजिएगा। लेकिन बहन जी, उसकी भी तो बोर्ड की परीक्षा है, उसे भी तो पढ़ना होगा। पापा ने अपनी शंका जताई थी, पर दूसरे दिन ठीक 6 बजे कमल मुझे पढ़ाने के लिए हाजिर हो गया था। मैं भी अपनी कॉपी किताब लेकर बैठ गई थी। 3 से 4 दिन तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि वो क्या पढ़ा रहा है। कोई सवाल समझाता तो ऐसा लगता जैसे वो मुझे नहीं बल्कि खुद अपने को समझा रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसकी भाषा मुझे समझ में आने लगी थी। वो स्वभाव से लल्लू जरूर था, लेकिन पढ़ने में होशियार था। वार्षिक परीक्षा समाप्त होते ही मैं नानी जी के पास आ गई। रिजल्ट आया तो मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुई थी। गणित में अच्छे नंबर मिले थे मुझे। मैं अपने रिजल्ट से संतुष्ट थी। कुछ दिनों बाद कमल का भी रिजल्ट आया था। उसे मेरिट लिस्ट में दूसरा स्थान मिला था। उसे बधाई देने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा था। मैं जल्द ही नानी के घर से वापस लौट आई थी।
कमल से मिली लेकिन उसे खुश नहीं देखा। वो दुखी मन से बोला था, नहीं स्नेह, मैं पीछे नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे पहली पोजीशन चाहिए थी। वो कॉलेज पहुंचा और मैं 11वीं में। मैंने अपनी सुविधा अनुसार कॉमर्स विषय लिया और उसने आर्ट। अब उसे आईएएस बनने की धुन सवार थी। आपको इस तरह विषय नहीं बदलना चाहिए था। मौका मिलते ही एक दिन मैंने उसे समझाना चाहा। मैं आईएएस बनना चाहता हूँ और गणित उसके लिए ठीक विषय नहीं है। पिछले सालों के रिजल्ट देख लो। साइंस की तुलना में आर्ट वालों का चयन प्रतिशत ज्यादा है। मैं उसका तर्क सुनकर खामोश हो गई थी। मेरी बला से कुछ भी पढ़ो, मुझे क्या करना है। लेकिन मैंने जल्द ही पाया कि मैं उसकी तरफ खिंचती जा रही हूँ। धीरे धीरे वो मेरे सपनों में भी आने लगा था। मेरे वजूद का एक हिस्सा सा बनता जा रहा था। अकेले में मिलने, उससे बातें करने को दिल चाहता था। समझ नहीं पा रही थी कि मुझे उससे प्यार होता जा रहा है या फिर ये उम्र की मांग है। वो मेरे सपनों का राजकुमार बन गया था और एक शाम तो मेरे सपनों को एक आधार भी मिल गया था। आंटी जी बातों ही बातों में मेरी मम्मी से बोली थी। मन में एक बात आई थी, आप बुरा ना माने तो कहूँ, कहिए ना। मम्मी ने उन्हें हरी झंडी दे दी। आप अपनी बेटी मुझे दे दीजिए। सच कहती हूँ, मैं उसे अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी। ये सुन मम्मी खामोश हो गई थी। इतना बड़ा फैसला पापा से पूछे बगैर वो कैसे कर लेती। उन्हें खामोश देखकर और आगे बोली थी, नहीं, जल्दी नहीं है, आप सोच समझ लीजिए, भाई साहब से भी पूछ लीजिएगा। मैं तो कमल के पापा से पूछकर ही आपसे बात कर रही हूँ। कमल से भी बात कर ली है, उसे भी स्नेह पसंद है। उस रात मम्मी पापा में इसी बात को लेकर फिर तकरार हुई थी। क्या कमी है कमल में, मम्मी पापा को समझाने में लगी हुई थी। पढ़ने लिखने में होशियार है, कल को आईएएस बन गया तो अपनी बेटी राज करेगी। तुम समझती क्यों नहीं हो, पापा ने खींचते हुए कहा था। अभी वो पढ़ रहा है, अभी से बात करना उचित नहीं है। वो आईएएस बन तो नहीं गया ना। मान लो कल को बन भी गया और उसे हमारी स्नेह नापसंद हो गई तो आप तो बस हर बात में मीन मेख निकालने लगते हैं। कल को उसकी शादी तो करनी पड़ेगी। दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर सेटल करना होगा। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? आज जब बेटी का सौभाग्य खुद चलकर उसके पास आया है तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। पापा हमेशा की तरह मम्मी से हार गए थे और उनका हारना मुझे अच्छा भी लग रहा था। वो बस इतना ही बोले थे, लेकिन स्नेह से भी तो पूछ लो। मैं उसकी माँ हूँ, उसकी नज़र पहचानती हूँ। फिर भी आप कहते हैं तो कल पूछ लूंगी। दूसरे दिन जब मम्मी ने पूछा तो मैं शर्म से लाल हो गई थी। चाह कर भी हाँ नहीं कह पा रही थी। मैंने शर्मा कर अपना चेहरा झुका लिया था। वो मेरी मौन स्वीकृति थी। फिर क्या था, मैं एक सपनों की दुनिया में जीने लगी थी। जब भी वो हमारे घर आता तो छोटे भाई मुझे चिढ़ाते, दीदी तुम्हारा दूल्हा आया है। देखते ही देखते साल का समय गुजर गया। मैंने भी हायर सेकेंडरी ईयर पास कर उसी कॉलेज में दाखिला ले लिया था जिसमें कमल पढ़ता था। एक साल तक एक ही कॉलेज में पढ़ने के बावजूद हम कभी अकेले कहीं घूमने फिरने नहीं गए। बस घर से कॉलेज और कॉलेज से सीधे घर। ऐसा नहीं था कि मैं उसे मना कर देती, लेकिन उसने कभी प्रपोज नहीं किया और मुझे लड़की का एक स्वाभाविक संकोच रोकता था। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उसे कंपटीशन की तैयारी के लिए इलाहाबाद जाना था। सुनते ही मैं सकते में आ गई। उसे रोक भी नहीं सकती थी
और जाते हुए भी नहीं देख सकती थी। जिस शाम उसे जाना था उसी दोपहर को मैं उसके घर पहुंची थी। वो जाने की तैयारी कर रहा था। आंटी जी रसोई में थी। मैंने पूछा, मुझे भूल तो ना जाओगे? उसने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे मेरी बात सुनी ही ना हो। उसकी इस बेरुखी से मेरी आंखें भर आई थी। उसने देखा और फिर बोला था, अगर कुछ बन गया तो नहीं भूलूंगा, और अगर नहीं बन पाया तो शायद भूल भी जाऊंगा। सुनते ही मैं वहां से भाग आई थी। लगभग 4 माह बाद वो इलाहाबाद से वापस आया था। बड़ा परिवर्तन देखा। हेयर स्टाइल, बात करने का ढंग, सब कुछ बदल गया था। एक दिन कमल ने कहा, मेरे साथ फिल्म देखने चलोगी क्या? मुझे आश्चर्य हुआ था। मन में एक तरंग सी दौड़ गई थी, लेकिन बिना पापा से पूछे। अरे यार, पापा से क्या पूछना? आफ्टर ऑल यू आर माई वाइफ। अच्छा ठीक है, मैं पूछ भी लूंगा। कमल ने पापा से क्या कहा मुझे नहीं मालूम, पर पापा मान गए थे। वो शाम मेरी जिंदगी की एक यादगार शाम थी। 3 से 6 पिक्चर देखी। ठंड में भी हम दोनों ने आइसक्रीम खाई। लौटते समय मैंने उससे कहा था, तुम्हें इलाहाबाद पहले ही जाना चाहिए था। समय गुजरता गया, मैं भी ग्रेजुएट हो गई। सुनने में आया कि कमल का चयन मध्य प्रदेश पीसीएस में नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए हो गया था, लेकिन उसने नियुक्ति नहीं ली। उसका तो बस एक ही सपना था, आईएएस बनना है। 2 बार उसने मुख्य परीक्षा पास भी की, लेकिन इंटरव्यू में बाहर हो गया। मेरे पापा का ग्वालियर तबादला हो गया। एक बार फिर हम लोगों को अपना पुराना शहर छोड़ना पड़ा। अंकल और आंटी दोनों ही स्टेशन तक छोड़ने आए थे। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो चुकी थी। अब तो पापा को सबसे अधिक चिंता मेरी शादी की थी। जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता, वो पेपर लेकर घंटों देखा करते थे। मम्मी उन्हें समझाती, जहाँ इतने दिनों तक सब्र किया, वहाँ 1 आध साल और कर लीजिए। पापा गुस्से में बोले थे, ये सब तुम्हारी ही करनी का फल है। बड़ी दूरदर्शी बनती थी ना, अब भुगतो। आप वर्मा जी से बात तो कीजिए, कोई अपनी जबान से थोड़ी ही फिर जाएगा। शादी कर ले, लड़का अपनी तैयारी करता रहेगा। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? पापा गुस्से से चीखे थे। उस सनकी को अपनी बेटी ब्याह दूं? अच्छी खासी पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ था, लेकिन नियुक्ति नहीं ली। अगर कल को कुछ नहीं बन पाया तो ऐसा नहीं है, वो योग्य है, कुछ न कुछ कर ही लेगा। आपकी बेटी भूखी नहीं मरेगी। पापा दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर जबलपुर चले गए। मैं धड़कते हृदय से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। 2 दिन बाद लौट कर आए तो मुंह उतरा हुआ था। आते ही ऑफिस चले गए। पूरे दिन माँ और मैंने प्रतीक्षा की। पापा शाम को आए तो चुपचाप खाना खाकर अपने बेडरूम में चले गए। उनके पीछे पीछे मम्मी भी। मैं उनकी बात सुनने के लिए बेडरूम के दरवाजे के ही पास रुक गई थी। क्या हुआ? क्या उन्होंने मना कर दिया? नहीं, पापा कुछ थके थके से बोले थे। वर्मा जी तो आज भी तैयार हैं, लेकिन लड़का नहीं मान रहा है। कहता है आईएएस बनने के बाद ही शादी करूंगा। हाँ, वर्मा जी ने थोड़े दिनों की और मोहलत मांगी है। लड़के को समझाकर फोन करेंगे। हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेने वाली मम्मी क्रोधित हो गई थी। नहीं करना किसी के फोन वोन का इंतजार। दूसरा लड़का देखना शुरू कर दीजिए। पागल ना बनो, पापा ने समझाया था। अपनी बेटी को ये सपना तुमने ही दिखाया था। पल भर में उसे कैसे तोड़ दोगी? कभी सोचा है उसके दिल को कितनी ठेस लगेगी? एक दिन माँ ने मुझसे कहा था, बेटी कमल शादी के लिए तैयार नहीं है।
कहता है कि अगर उसकी जबरन शादी की गई तो वो आत्महत्या कर लेगा। अब तू ही बता, हम लोग क्या करें? मैं इतना ही पूछ पाई थी। वो इस समय कहाँ है? कहाँ होगा? वहीं इलाहाबाद में मर रहा है। मम्मी ने गुस्से से कहा था, मैं उससे एक बार मिलूंगी। एक बार माँ, बस एक बार, मैंने रोते हुए कहा था। पापा मुझे लेकर इलाहाबाद गए थे। वो अपने कमरे में ही मिला था। बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, कपड़े अस्त व्यस्त, हालत पागलों की तरह लग रही थी। पापा मुझे छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। औपचारिक बातचीत होने के बाद वो मुझसे बोला था, तुम लड़कियों को क्या चाहिए? बस एक अच्छा सा पति, एक सुंदर सा घर, बाल बच्चे और घर खर्च के लिए हर महीने कुछ पैसे। लेकिन मेरे सपने दूसरे हैं। अभी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम जहाँ मन करे शादी कर लो। कमल की बातें सुनकर मुझे भी क्रोध आ गया था। तुम मुझे अपने पास न रखो, लेकिन शादी तो कर सकते हो। मेरे माँ बाप भी चिंता मुक्त हो जाएं। कब तक वो लोग तुम्हारे आईएएस बन जाने का इंतजार करते रहेंगे? मेरी बात सुनते ही वो गुस्से से चीख पड़ा। इंतजार नहीं कर सकती हो तो मर जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो प्लीज। उसकी बात सुन मैं सन्न रह गई थी। एक ही पल में 10 सालों से संजोया हुआ सपना बिखर गया था। सोच रही थी, क्या ये वही कमल है? मन से निकली हुक तब शब्दों में इस तरह फूटी थी कि मरूंगी तो नहीं, लेकिन एक बात कहती हूँ, जब किसी बेबस की आह लगती है तो मौत भी नसीब नहीं होती, मिस्टर कमलकांत वर्मा। और इसे याद रखना। घर आकर मैं मम्मी से बोली थी, आप लोग जहाँ भी मेरी शादी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जिसे भी कीजिएगा उसे मेरी पिछली जिंदगी के बारे में पता होना चाहिए। 1 वर्ष के अंदर ही मेरी शादी सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव के साथ हो गई। एक जमाने में उनके पापा वहीं के जाने माने वकील थे। हम लोग दिल्ली में ही रहने लगे। गौरव जैसा चाहने वाला पति पाकर मैं कमल को भूल सी गई। साल भर में एक बार ही मायके जाना हो पाता था। इस बार तो अकेली ही जा रही थी। गौरव को कोर्ट का कुछ आवश्यक काम निकल आया था। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के 3 बज रहे थे। ट्रेन अपनी गति से चली जा रही थी कि अचानक कर्णभेदी धमाका हुआ और आंखों के सामने अंधेरा सा छाता चला गया। जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। गौरव भी आ चुके थे। एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ गई थी। आमने सामने की टक्कर थी। कई लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग घायल हुए थे। मैं जिस बोगी में थी वो पीछे थी, इसलिए कोई खास क्षति नहीं हुई थी। फिर भी बेटे की हालत गंभीर थी। उसे 5 से 6 घंटे बाद होश आया था। 2 दिन बाद जब मैं डिस्चार्ज होकर जा रही थी तो नर्स ने मुझे एक खत लाकर ये कहते हुए दिया कि मैडम, ये आपके लिए है, देना भूल गई थी, माफ कीजिएगा। मैंने आश्चर्य से पूछा था, किसने दिया? वही जो आप लोगों को यहाँ तक लेकर आया था। क्या आप नहीं जानती? नहीं। कमाल है, नर्स आश्चर्य से बोल रही थी। उसने आपकी मदद की, आपके बेटे को अपना खून भी डोनेट किया और आप कहती हैं कि आप उसको नहीं जानती। मैं आतुरता से खत को पढ़ने लगी। इसने सोचा था कि अपने किए की माफी मांग लूंगा, लेकिन मृत्यु के इस तांडव ने मौका ही नहीं दिया। रिजर्वेशन टिकट पर ही गौरव का मोबाइल नंबर था। उन्हें फोन कर दिया है। वो जब तक नहीं आते मैं यहाँ रहूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा गुनहगार कमल। पत्र को गौरव ने भी पढ़ा था। अच्छा, तो वो कमल था। गौरव खोए खोए से बोले थे। सचमुच उसने बड़ी मदद की। हमारे बेटे को एक नया जीवन दिया है।
बात आई गई हो गई। पीछे गौरव को एक केस में काफी व्यस्त पाया था। पूछने पर बस यही कहते, समझ लो इसने एक महत्वपूर्ण केस है, अगर जीत गया तो बड़ा आत्मिक सुख मिलेगा। 1 वर्ष तक केस चलता रहा। फैसला हुआ गौरव के पक्ष में ही। वो उस दिन खुशी से पागल हो रहे थे। शाम को आते ही बोले, यार जल्दी से अच्छी अच्छी चीजें बना लो, मेरा एक दोस्त आ रहा है, आईएएस है। कौन दोस्त? मैंने पूछा था। जब आएगा तो खुद ही उसे देख लेना, मैं उसी को लेने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद गौरव वापस आए थे और अपने साथ जिसे लेकर आए थे उसे देखकर मैं अवाक रह गई। ये तो कमल है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसने, गौरव ने प्यार से कहा था। तुम्हें आहत करके इसने भी कोई सुख नहीं पाया है। हमारी शादी के 1 साल बाद इसका आईएएस में चयन हुआ था, लेकिन तब तक लगातार मिलती असफलताओं ने इसे विक्षिप्त कर दिया था। ये पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। इस कारण आयोग ने इसकी नियुक्ति को भी निरस्त कर दिया था। 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहने के बाद जब ये ठीक हुआ तो सबसे पहले तुम्हारे ही घर गया तुमसे माफी मांगने के लिए, लेकिन पापा जी ने इसे हमारा पता ही नहीं दिया था और फिर जीवन से निराश जीवन यापन के लिए इसने टीसी की नौकरी कर ली। आज मैं इसी का केस जीता हूँ। अदालत ने इसकी पुनः नियुक्ति का फैसला दिया है। आज ये फिर तुमसे माफी मांगने ही आया है। वर्षों बाद मुझे वही कमल दिखा था जिससे मैं पहली बार मिली थी। शर्मिला और संकोची। उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे। मुझसे नजर मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों से प्रायश्चित के आंसू बह निकले। इसने, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। एक लक्ष्य पाने के लिए जीवन के ही लक्ष्य को भूल गया था। आपके कहे शब्द आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभते हैं। लगता है आज भी एक आह मेरा पीछा कर रही है। हो सके तो मुझे माफ कर दो कमल, मैंने भरे गले से कहा। मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुमने मेरी ममता की रक्षा की थी। अब तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, ये मेरे मन की आवाज है। हाँ कमल, गौरव भी उसे समझाते हुए बोले थे। कल तुमने एक रिश्ते को परखने में भूल की थी, आज फिर से वही भूल मत करना। माता पिता को खुश रखना, अपना घर संसार बसाना और अपनी शादी में हमें भी बुलाना भूल तो न जाओगे। वो गौरव के गले लग कर रो पड़ा। निर्मल जल के उस शीतल प्रवाह ने हमारे हृदय के सारे मैल को एक ही पल में धो दिया। 7 वर्षों तक दिशाहीन और पागलों सा जीवन व्यतीत किया है मैंने। मर ही चुका था, आपने तो मुझे नया जीवन ही दिया, कैसे भूल जाऊंगा। कमल के जाने के बाद मैं गौरव के सीने से लगते हुए बोली थी, गौरव सचमुच मुझे आप पर गर्व है, लेकिन ये क्या, आपकी आंखों में भी आंसू? हाँ, खुशी के हैं। जानती हो सच्चा प्रायश्चित वही होता है जब आंसू उसकी आंखों से भी निकले जिनके लिए प्रायश्चित किया गया हो। आज कमल का प्रायश्चित पूरा हुआ। पति की बात सुनकर इसने भी अपने आप को रोने से ना रोक सकी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।